मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि बिजनेस में ना रिलेशंस नहीं आने चाहिए और रिलेशंस में बिजनेस नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिजनेस में रिलेशन नहीं आना चाहिए, बिजनेस को बिजनेस की जैसा ट्रीट करो, और रिलेशन के साथ अगर आपको पता है कि आप रिलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपको उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। मतलब रिलेशन हावी नहीं होनी चाहिए बिजनेस के ऊपर। मैं ये नहीं बता रहा कि रिलेटेड बिजनेस में नहीं काम करने चाहिए, हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरी वाइफ अपने बिजनेस में ही है, अपन साथ में ही काम करते हैं, लेकिन रिलेशन हावी नहीं होती बिजनेस के ऊपर। पर्सनल अपनी जगह पे, बिजनेस अपनी जगह पे, तो ऐसे रहना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट भी बोलता है वैसे ही रहो, क्योंकि आज तक के जितने भी बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हुए हैं। तो अब तक का सबसे बड़ा शेयर मार्केट का फाइनेंशियल स्कैम जिसको हम बोलते हैं, वो सत्यम करके नाम आपने सुना होगा, सत्यम करके कंपनी है, उसमें हुआ था। तो सत्यम कंपनी ने क्या फ्रॉड किया? तो विंडो ड्रेसिंग किया। व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग मतलब उनको कंपनी की वैल्यू बढ़ानी थी, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपनी में बिजनेस बहुत हो रहा है ऐसा दिखाना पड़ेगा, तो सेल्स बढ़ाना था, तो सेल्स बहुत बढ़ाया उन्होंने, फेक बिलिंग किया, सेल्स बढ़ाया तो प्रॉफिट बढ़ गया, सेल्स बढ़ गया तो डेटर बढ़ गए, और डेटर आज नहीं तो कल पैसे लाके देंगे, और वो तो सेल्स ही फेक था तो ये प्रॉफिट भी फेक था, तो जो बैलेंस शीट में डेटर थे वो भी फेक थे। अब वो डेटर पैसे देंगे नहीं तो उन्होंने बैलेंस शीट में झूठ मूठ का उनसे पैसे आए, कैश आया, ऐसा झूठा कैश खड़ा किया, कैश था ही नहीं। तुमको फ्रॉड बता रहा हूं, ये फ्रॉड सत्य में बहुत बड़ी लेवल पे हुआ, छोटी लेवल पे किधर भी हो सकता है। मैंने क्या बोला? कोई भी कंपनी को विंडो ड्रेसिंग करना होगा। विंडो ड्रेसिंग मतलब समझते हो ना, दुल्हन को कैसे सजाया जाता है, समझ में ही नहीं आता वो दुल्हन है, मतलब वो यही लड़की है, समझ में आ रहा है ना, पूरा कलर ही चेंज कर देते हैं उसका। तो वैसे बैलेंस शीट का पूरा कलर चेंज किया जाता है। लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दिखाया जाता है। कैसे दिखाएंगे? ज्यादा सेल्स हो रहा है, हर साल सेल्स ऊपर 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 जाना चाहिए, तभी तो मार्केट में न्यूज आएगा ना, वो लास्ट ईयर से इस साल सेल्स हैज बीन डबल, तो मार्केट में न्यूज बन जाता है, फिर वो सेंसेशन क्रिएट करता है। और ये तभी कंपनी ने फ्रॉड किया जब एक्चुअली कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूम हो रही थी इंडिया में। लेकिन ये लोग नहीं, ये लोग भी नॉर्मल ग्रोथ तो ये भी हो रहे थे, इनको नॉर्मल ग्रोथ नहीं चाहिए थी, इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ चाहिए थी, क्योंकि इनके ये चाहते थे हमारी शेयर की प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाए। फ्रॉड है, ऐसे ही किया जाता है। तो सेल्स बढ़ाया, सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स बढ़ गए तो डेटर्स को रियलाइज करना पड़ा, तो उससे कैश बढ़ गई। अब बैलेंस शीट में कैश बहुत ज्यादा दिखने लगी, इतनी कैश बिजनेस में आप रख नहीं सकते, ऊपर से वो झूठ है, तो उन्होंने ये कैश बैंक में डिपॉजिट की, थोड़ी बहुत जो भी थी ना, क्या करना चालू किया उन्होंने, बैंक में डिपॉजिट किया। जैसे 600 करोड़ है तो 100 करोड़ बैंक में डिपॉजिट किया। 100 करोड़ थे ओरिजिनल, 600 नहीं थे। लेकिन जब 100 करोड़ बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक में एफडी बनाया। क्या बनाया? एफडी बनाया। और बैंक में जब एफडी बनाया और ऐसे मल्टीपल एफडी बनाए, क्या बनाए? मल्टीपल एफडी बनाए इन्होंने, फिक्स डिपॉजिट बनाए, बहुत सारे ऐसे अलग अलग डेट पे उन्होंने डिपॉजिट किया, तो बहुत सारे एफडी बन गए। फिर बैंक को लेटर लिखा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे एफडी रिसीट खो गए, अकाउंटेंट को मिल नहीं रहे। तो बैंक ने क्या किया होगा? डुप्लीकेट एफडी रिसीट, एफडीआर इशू किया होगा। एफडीआर बोलते हैं उसको, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, डुप्लीकेट वाला। हाँ, होता है ना, खोता है। अरे भाई आपके पास एफडी रिसीट है, खो गई, ठीक है ना, सर्टिफिकेट होता है एक, हो मिसप्लेस हो गया कहीं पे, तो बैंक में जाके आपने देखा, उन्होंने देखा हाँ सब कुछ तो जेन्युइन ही है इनकी एफडी है, तो उन्होंने एफडीआर इशू कर दिया। अब तोड़ने जब जाएंगे ये एफडी तो कौन सा लेके जाएंगे? डुप्लीकेट, क्योंकि ओरिजिनल वाला तो खो गया था। तो फिर थोड़े दिन के बाद तोड़ने चले गए, बैंक ने डुप्लीकेट वेरीफाई किया, हमने इशू किया था, बैंक ने एफडी तोड़ दी। फिर उन्होंने एफडी बनाई उसी पैसे से सेकेंड राउंड में। तो इनके पास ओरिजिनल एफडीआर कितने हो गए अभी? ये सच में खो गए थे क्या? नहीं, ये थे। और इन्होंने जब भी ऑडिटर आया होगा तो उन्होंने ओरिजिनल एफडीआर टेबल पे रखी होंगी। तो 300 करोड़ को 600 करोड़ कैसे करते, समझ में आ रहा है क्या? दो अलग अलग एफडीआर है ना। और ओरिजिनल कैश तो बहुत सारा दिखाया था, कैश तो था ही नहीं इनके पास।
लेकिन था, बैलेंस शीट में था। तो ऐसा बहुत बड़ा, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ट्रांजैक्शन, ऐसे इन्होंने एक नहीं, दे हैव अप्लाइड मल्टीपल फ्रॉड, और इतने हाई लेवल पे किया गया था कि इसका जो फाउंडर है उसने आके बताया, पब्लिक स्टेटमेंट दिया करके फ्रॉड रिवील हुआ, नहीं तो फ्रॉड पकड़ा नहीं जाता। मतलब किसी ने नहीं पकड़ा, ना ऑडिटर ने पकड़ा, ना कंपनी सेक्रेटरीज ने पकड़ा, ना शेयर होल्डर ने पकड़ा, ना बैंक ने पकड़ा, किसी ने फ्रॉड नहीं पकड़ा। और ये फ्रॉड एक साल का नहीं है, ये 7-8 साल में धीरे धीरे करके अलग अलग मंथ में, अलग अलग क्वार्टर में थोड़ा करके ऐसा कुकडअप किया हुआ कंपनी था। अब इनका फाइनल स्ट्रोक क्या था, तो इनके बैलेंस शीट में ऐसे बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस आ गया जो है ही नहीं, या बहुत ज्यादा कैश आ गया जो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इन्होंने बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट दिखाए जो उनके पास है ही नहीं, मतलब इनके असेट बहुत ऊपर चले गए। अब इनको एक दिन बैलेंस शीट खाली करनी थी, कभी ना कभी कचरा साफ करना, ये टाइम बॉम्ब के जैसे बेटे, कभी भी फट सकता है। ऑडिटर कभी भी पूछ सकते हैं, सर बैलेंस शीट में 600 करोड़ का कैश दिख रहा है, कहां है? तो इनको बैलेंस शीट आज नहीं तो कल खाली करनी थी। तो सत्यम का स्पेलिंग आप बता सकते हो क्या हो सकता है? ये ऐसा होता है। सत्यम कंप्यूटर में थी, सॉफ्टवेयर में थी। इन्होंने और एक कंपनी, मतलब एक कंपनी थी माइटास, क्या कंपनी थी? माइटास करके कंपनी थी। सत्यम ने शेयर होल्डर को प्रपोजल दिया कि हम माइटास को अक्वायर करेंगे, अमालगमेट करेंगे, माइटास को क्या करेंगे? टेक ओवर करेंगे। अब किसी भी कंपनी को अक्वायर करोगे तो सत्यम के बुक में बहुत सारे फेक असेट है, मतलब कैश है जो है ही नहीं। तो कंसिडर कंपनी पे करने, कंपनी खरीदने के टाइम पे कैश देना पड़ता है ना। तो ये कौन सी कैश देने वाले थे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और फिर ये माइटास इसके साथ मर्ज हो जाती, और फिर एक गुडविल करके, आपको पता है फालतू सा एक एंट्री होता है जो इनटेंजिबल होता है, जो दिखता नहीं, जो होता नहीं, ऐसा इनके बुक में आ जाता है ना। मतलब कैश इज रिप्लेस बाय गुडविल, और वो तो इंटेंजिबल है। ऑडिटर आके पूछेगा गुडविल दिखाओ, तो क्या दिखाओगे? है ना गुडविल, ऐसा कुछ होता थोड़ी ना क्या गुडविल जैसे। तो ये फाइनल स्ट्रोक था जो होना था। माइटास प्रॉपर्टीज में डील करती थी, रियल एस्टेट में। किसमें डील करती थी? तो जब इन्होंने प्रपोजल दिया कि सर अमालगमेट करते, कंप्यूटर बिजनेस को किसके साथ अमालगमेट करते, टेक ओवर करते कोई कंपनी जिसका नाम क्या है माइटास, जो प्रॉपर्टी में डील करती, बहुत अच्छा कंपनी है सर, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी, उसको टेक ओवर करते। ये जो आपने ऐसा शेयर होल्डर को बोला तो शेयर होल्डर ने डिनाई कर दिया एजीएम में, इसकी लग गई, इसको लगा था शेयर होल्डर मान जाएंगे, क्योंकि तभी रियल एस्टेट बिजनेस भी बूम हो रहा था। शेयर होल्डर ने बोला कंप्यूटर कम बनाने वाली कंपनी रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे? कंप्यूटर किधर, रियल एस्टेट किधर? ये एक्विजिशन हमें नहीं चाहिए, एंड दैट्स द रीजन ही गॉट स्टक। अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाता, माइटास अगर अक्वायर हो जाता, तो ये किसी को नहीं पता चलता कि सत्यम ने क्या स्कैम किया था। माइटास का एक्विजिशन डिनाई किया गया एजीएम में, इसलिए उसको रिवील करना पड़ा कि ये है। माइटास वाज ओन्ड बाय हिज सन। सत्यम का जो फाउंडर है उसके बच्चे ने क्या किया था, माइटास। उन कहता हो सत्यम को अगर आप उल्टा पढ़ते हो तो देखो माइटास बनता है। सत्यम का मिरर इमेज है माइटास, सत्यम माइटास। रिवर्स रीड करो ना, फॉरवर्ड रीड करोगे तो सत्यम बनता है, रिवर्स रीड करोगे तो माइटास बनता है। तो आप ऐसा मत अज्यूम करो कि फ्रॉड नहीं होते, पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं, और फ्यूचर में भी होंगे। इसलिए हमारी कम्युनिटी जो सीए कम्युनिटी है उसके एग्जिस्टेंस का थोड़ा वैल्यू है। थोड़ा वैल्यू मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये फ्रॉड बिना सीए के इन्वॉल्वमेंट के हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इनके ऑडिटर पीडब्ल्यूसी थे, बिग फोर ना, तो इसके जो बड़े बड़े जो पार्टनर थे उनके ऊपर केस फाइल हुआ है। उनको उनकी सीए डिग्री इंस्टीट्यूट ने कैंसिल कर दी है, दे आर नो मोर सीए, और उनके ऊपर केसेस चालू है। किसी की शायद अभी डेथ भी हो गई किसी एक पार्टनर की, आई डोंट नो। बहुत बड़ा अभी इन्वेस्टिगेशन, आपको पता ही है देश ही है हमारा, 15-15 साल तो लगा देते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और फाइनेंशियल फ्रॉड है। फाइनेंशियल फ्रॉड को इवैल्यूएट करना इतना भी आसान नहीं है, तो वो सब चलते रहता है। रामलिंग राजू करके इस फ्रॉड का मास्टरमाइंड करके घोषित किया गया है।
जिसने सारा ब्लेम अपने खुद के ऊपर लिया। उसने बोला ना बैंक इन्वॉल्व है, ना सीए इन्वॉल्व है, बाकी कोई इन्वॉल्व नहीं, ना मेरी फैमिली के लोग इन्वॉल्व है, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है, दिस वॉज ओनली डन बाय मी, ऐसा उसने बोला। लेकिन फिर कोर्ट को पता है वन मैन शो इतना बड़ा फ्रॉड हो नहीं सकता। भले उसने सारा ब्लेम खुद के सर पे लिया, खुद को अरेस्ट करवाया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन छोड़ा नहीं। हजारों एम्प्लॉयज काम कर रहे थे इंडिया में और आउटसाइड इंडिया, हजारों, रातों रात सबका जॉब चला गया। अब आप इमेजिन करो, आप तो इंडिया में हो, आपका खाली जॉब चला गया है। इसके कुछ एम्प्लॉय यूएसए में थे, कनाडा में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, क्योंकि रियल कंपनी थी, और वहां पे सारे प्रोजेक्ट रुका दिए गए। अब आप समझो, फॉरेन में जब आप जाते हो तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट ही आज खत्म हो गई। अब वो वहां पे बेचारे जो लटके हुए हैं उनका वीजा कैंसिल हो गया, और वीजा कैंसिल हो गया तो वो वहां पे से आ भी नहीं सकते। मतलब कितना कितना पेनफुल सिचुएशन है। एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चालू कर दिया। शेयर मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी थे, उनकी भी प्राइस गिर गई, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो गया। जिस बैंक ने लोन दिया तो बैंक डूब सकती थी, क्योंकि लोन्स के ऊपर भी थे ये लोग, उनके पास बहुत सारे लोन्स भी थे। तो बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खोया है उस दिन। इट वॉज ह्यूज, मतलब अपना हमारे शेयर मार्केट के ऊपर इट हैड अ ब्लैक स्पॉट। सत्यम इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन अवर शेयर मार्केट हिस्ट्री। इसके वजह से हमारे पूरे इकोनॉमी में लोगों का भरोसा उड़ गया, क्योंकि आप भाई आपके 100 टॉप कंपनी में से अगर एक चोर है तो इसका क्या गारंटी कि बाकी 99 चोर नहीं है? पॉसिबल है ना। एंड ऐसा जब होता है तो ऑब्वियसली पूरे देश के कंप्लायंस सिस्टम के ऊपर, इंटीग्रिटी के ऊपर, शेयर होल्डर वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन रेज होता है। तो ये हुआ, और फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम सत्यम को डूबने नहीं देंगे। सारी मैनेजमेंट को उन्होंने डिसमिस कर दिया, टॉप मैनेजमेंट को, और गवर्नमेंट ने नई मैनेजमेंट बिठाई। तो दीपक पारेख आई गेस एचडीएफसी के जो चेयरमैन थे उस टाइम के, उनको बिठाया गया। ऐसे बहुत सारे लोगों को बिठाया गया। आईसीआई के एक्स प्रेसिडेंट है हमारे, जिन्होंने मुझे इनकम टैक्स के इंटरनेशनल टैक्सेशन के कुछ चैप्टर पढ़ाए। उन्होंने ये स्टोरी हमें बताई थी जब मैं सीए फाइनल में, कि हाउ डिफिकल्ट द टाइम वाज, क्योंकि ही बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सत्यम एट 0 रुपी रेम्यूनरेशन, 0 रुपी, नो रेम्यूनरेशन। रिवाइव करना था ना, नई मैनेजमेंट बिठानी थी, नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाना था रिवाइव करने के लिए। एंड सीए माइंड तो लगेगा ही रिवाइव करने के लिए। तो ही वॉज अपॉइंटेड, एंड देन ही यूज्ड टू टेल मी कि वो सोने के टाइम पे रोज सुबह उठते थे, 50 प्रॉब्लम लेके बैठते थे, एक एक प्रॉब्लम, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रॉब्लम है, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। रात को सोने के टाइम पे 50 में के 30 हो गए, 20 बचे, ठीक है ना। अभी 4-5 घंटा सोने मिलता था उनको, 4-5 घंटे जब तक वो सोते थे, सब सुबह उठते थे तो 20 के प्रॉब्लम 60 हो गए रहते थे। क्योंकि यहाँ पे देश बंद है ना, लेकिन यूएसए चालू है, कनाडा चालू है, वेस्टर्न वर्ल्ड में दिन चालू है, तो वहां पे उतने प्रॉब्लम अभी नए बन रहे हैं, नए केसेस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रही है, एम्प्लॉयज के वीजा कैंसिल हो रहे हैं, सैलरी नहीं दी गई है, कंपनी आगे चलेगी नहीं चलेगी, उनको इंडिया में डिपोर्ट करना है नहीं करना है, कितने क्वेश्चंस होते हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेशन रन करते हो। तो आई वॉज ब्लेस्ड विद द पीपल हु हैड सीन दिस स्ट्रगल, जिन्होंने बताया कि रियल स्टोरी, क्योंकि सारी स्टोरी आपको यूट्यूब पे या न्यूज़पेपर में देखने नहीं मिलती, वो फैब्रिकेटेड होता है, वो सब प्लान्ड होता है। तो देयर आर थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। ये खाली बैकग्राउंड बता रहा हूं, सत्यम की स्टोरी बताने का टाइम नहीं है, बट दिस इज द बैकग्राउंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्लॉज, पैरा नंबर 2, क्योंकि इस कोर्स का नाम ईपैक्ट है, प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिकल कुछ बताने का ट्राई कर रहा हूं। जहां रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वहां फ्रॉड होने के चांसेस
ज्यादा है, ये क्लियर है। इसलिए इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो या कंपनी लॉ हो या ऑडिट हो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को हमेशा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता है और उसके लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना पड़ता है अलग से। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटेड पार्टी फर्स्ट ऑफ ऑल। हर लॉ में रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन अलग है। इनकम टैक्स का रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन अलग है, कंपनीज एक्ट का अलग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अलग है। तो देयर इज एएस कॉल्ड एएस 18, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कंपनी लॉ में कोई सेक्शन है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर डिस्क्लोजर देना बोलता है। ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पता है ना बच्चों को, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है 550 करके एक स्टैंडर्ड है, वो बोलता है रिलेटेड पार्टी के एविडेंस थोड़े डीप होने चाहिए, मतलब डिटेल ऑडिट होना चाहिए, सैम्पलिंग नहीं होना चाहिए रिलेटेड पार्टी का। बाकी अनरिलेटेड पार्टी का हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। पूरा का पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन है इनकम टैक्स में, ट्रांसफर प्राइसिंग टीपी प्रोविजन है, टीपी हम बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन ही है वो। पूरा का पूरा प्रोविजन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड है। पीजीबीपी में एक पुराना सेक्शन हुआ करता था 48(2), इसमें अपने रिलेटेड पार्टी के साथ अगर ट्रांजैक्शन करोगे और उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे तो एक्स्ट्रा डिसअलाउ हो जाता है। मतलब क्योंकि आपकी सिस्टर है, आप उसको, वैसे तो उसकी औकात 15,000 की सैलरी की, लेकिन आप उसको 1 लाख रुपया दे रहे हो तो 85,000 डिसअलाउ हो जाएगा। तो रिलेटेड पार्टी को एक्स्ट्रा सैलरी क्यों दिया जाता है इनकम टैक्स में? फेक एक्सपेंसेस खड़े, मतलब आप ही बता रहे हो ना, फेक एक्सपेंसेस खड़े करने हैं मुझे। अगर कल अभी किसी बुक में फेक एक्सपेंसेस डालने हैं तो मुझे ट्रांजैक्शन जेन्युइन दिखाना पड़ेगा, मतलब पेमेंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अनरिलेटेड पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो टेंशन है ना, पैसा पता चला एक्सपेंस बुक हो गया लेकिन पैसा भी लेके बाकी हो, तो आपका कंट्रोल किसके ऊपर होता है? रिलेटिव के ऊपर आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। इसलिए आप जब स्कैम करते हो तो रिलेटेड पार्टीज के साथ करते हो। क्या पता अनरिलेटेड पार्टी के साथ करे, वही जाके पुलिस में बता दिया ये देखो ये झोल कर रहा है। रिलेटेड पार्टी पुलिस में जाके नहीं बताएगा ना। तो यू ऑलवेज हैव कंफर्ट विथ योर रिलेटेड पार्टी। तो जब गलत कुछ करना होता है तो रिलेटेड पार्टीज के साथ करना होता है। रिलेटेड पार्टी मतलब आप ये मत समझो कि दादा ताई मामा मामी वही रिलेटेड होते हैं। कंपनीज में जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट एंटरप्राइज, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कॉमन डायरेक्टर, उनको भी क्या बोला जाता है? रिलेटेड पार्टी बोला जाता है। रिलेटेड पार्टी को आप ऐसे समझो जहां पे आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्या होता है? आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो आपकी क्या है? रिलेटेड पार्टी है। यहां तक समझ में आया? तो ऑडिट में आपको रिलेटेड पार्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उसके साथ फ्रॉड होते हैं। मानो ना फ्रॉड होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला फिर यहां पे? इन्होंने बोला एक काम करते हैं, आपके यहां पे जब भी रिलेटेड पार्टी आके ट्रांजैक्शन करता है, रिलेटेड पार्टी आके क्या कर रहा है? आपके साथ एक ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो हो सकता है कि आप विदाउट कंसिडरेशन करो। क्योंकि रिलेटेड, जैसे मैंने बोला ना, मेरा दुकान है, मेरा साला दुकान में आया और मैं जीन्स सेल कर रहा हूं, तो साले से कितना पैसा लूं? 0 ना। लेकिन रियलिटी में 0 है क्या? रियलिटी में उसको बोल रहा हूं कि भाई पैसे दे, तू घर का आदमी, तुझको बिल नहीं दूंगा, चल। तो रियलिटी अलग होती है हमेशा। रियलिटी में फ्री किसी, इस दुनिया में फ्री करके कुछ होता ही नहीं, और होता होगा तो वंस इन अ ईयर कोई शायद कर भी ले। गवर्नमेंट आपको क्या लग रहा है, ये डीम सेक्शन जो लगाने वाला है वो एक जीन्स के लिए लगाने वाला है? वो तो मजाक मजाक में आपको एग्जांपल देने के लिए हम दे रहे हैं। फ्रॉड होते कैसे, मैं आपको फ्रॉड बताता हूं कि फ्रॉड करना नहीं है। हेलो जीएसटी डिपार्टमेंट हमारा, खाली बता रहा हूं फ्रॉड होते कैसे, तुम करने निकल जाओ। बाटा करके कंपनी आपको पता है? एक जमाने में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जब एक्साइज ड्यूटी थी तो 400 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट था एक्साइज का। कितना था? मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो 400 लाख, मतलब 4 करोड़ तक अगर आपका बिजनेस है तो आप छोटे मैन्युफैक्चरर हो, आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। जैसे अभी जीएसटी में है ना, 40 लाख तक आपको क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगता। तो बाटा का तो टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है, तो बाटा को तो एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए ना। लेकिन बाटा एक्साइज ड्यूटी नहीं भरता था। तो बाटा क्या करता था? बाटा ने
जॉब वर्कर रखे थे, जॉब वर्कर 1, जॉब वर्कर 2, जॉब वर्कर 3, जॉब वर्कर 4, और ये सारी अलग अलग कंपनीज थी जो शूज बनाती थी। बाटा इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता था, आप अगर मेरे लिए शूज बनाओगे तो खाली मेरे लिए बनाओगे, किसी और के लिए नहीं बनाओगे तो ही मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। अभी किधर की तो छोटी सी कंपनी जिसका टर्नओवर 20-25 लाख है, उसको बाटा का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो वो खुशी खुशी बोलेगा ना, प्रभु आप जो बोलो वो, आप दिन को रात बोल दो मैं रात मान लूंगा। अरे क्योंकि बड़ी कंपनी जब आपके साथ, आप छोटी सी कंपनी हो यार, किधर तो आपकी 4 मशीन है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते, बाटा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आप भी 4 की 12 मशीन कर लोगे, आपको भी ग्रोथ दिखती है। और बाटा है, बड़ी कंपनी है, पैसा देगी, अच्छा पैसा देगी, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देगी। बाटा मेक श्योर करता था कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 4 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट ना दे। इसका क्या मतलब, एक्साइज ड्यूटी इनको भरने पड़ती थी क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कैसे फ्रॉड होता है? अगर एक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ हो गया तो उसको तो एक्साइज ड्यूटी लग जाती 4 करोड़ के बाद, और फिर हमेशा जिंदगी भर लग जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे जॉब वर्कर बनाया, हर जॉब वर्कर को 4 करोड़ के नीचे रखा, और ये इलीगल थोड़ी ना क्या है, ये आउटसोर्सिंग है, P2P मॉडल है उनका। क्लियर है? अब इस फ्रॉड को आप जीएसटी में डाल के देखो, जीएसटी में देखो ना कैसे होता है। ये बहुत बड़ा शॉप है या बहुत बड़ा फैक्ट्री है, जो भी है, मान लो इसका टर्नओवर बहुत होने वाला है, लेकिन इसके पास 2 पार्टीज आते हैं, 2 टाइप के पार्टीज आते हैं। एक पार्टी बोलती है मेरे को जीएसटी में माल चाहिए, एक पार्टी बोलती है मेरे को नो जीएसटी में माल चाहिए। अब ये फैक्ट्री तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये पार्टी तो नो जीएसटी वाला माल दे ही नहीं सकती, क्योंकि इसका तो टर्नओवर बहुत ज्यादा है। ये पार्टी सारा का सारा इनपुट लेगी, इनपुट लेगी तो इनपुट के ऊपर का क्या क्लेम कर लेगी, आईटीसी क्लेम कर लेगी। अब इसको बिल तो 2 अलग तरीके से करना है, जीएसटी, नॉन जीएसटी। तो ये क्या करेगी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री या बड़ा बिजनेस क्या करेगा, ये अपने अलग अलग रिलेटिव रखेगा ना, रिलेटिव मतलब अलग अलग एंटिटी बनाएगा, मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे, सिस्टर के नाम पे, ब्रदर के नाम पे, बच्चों के नाम पे, हाँ, ये सब खत्म होने के बाद एम्प्लॉइज के नाम पे। इनका टर्नओवर कितना नहीं क्रॉस होना चाहिए नीचे, गुड्स इंडस्ट्री है, सबका टर्नओवर कितना रखेंगे ये लोग, लेस देन। समझ रहे आपको कैसे होता है फ्रॉड? आसानी तो है रे, लेकिन इनके पास गुड्स है क्या? गुड्स तो नहीं है, तो गुड्स कहां से आएंगे? गुड्स यहां से जाएंगे ना। तो ये विद कंसिडरेशन जाएगी कि विदाउट कंसिडरेशन जाएंगे? अरे विद कंसिडरेशन दोगे, हेलो, तो जीएसटी लगी जाएगा ना, फ्रॉड ही तो जीएसटी का कर रहे हो। तो यहां से यहां माल सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होता है। गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, तुमने क्या लेके रखा है, और ये लोग क्या नहीं भरने वाले, जीएसटी। गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है कि आईटीसी कब दूंगा, जब मुझे क्या मिलेगा, और ये जीएसटी का ही तो फ्रॉड है। जीएसटी में ये फ्रॉड क्या हो रहा है समझ रहा है ना, नॉन जीएसटी सप्लाई हो रहा है। तो आपको नहीं लग रहा हर धंधे वाले भी, दुकान वाले भी 2-2, 3-3 क्यूआर कोड रख रहे हैं यहाँ पे? क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एक क्यूआर कोड का 40 लाख अभी भी क्रॉस हो जाएगा, तो वो 3 क्यूआर कोड रखता है। भैया अभी इस पे नहीं, इस पे मारो, भैया इस पे नहीं, इस पे मारो। और जो बहुत समझदार है वो एक जीएसटी का रखता है, और बाकी 2-3 जो रहते हैं वो नॉन जीएसटी वाले रहते हैं। स्कैम ही तो है ना ये। दुकान भाई क्रेडिट पूरा लेंगे, आईटीसी पूरा ले लेंगे, जो मेन एंटिटी उसमें 100% आईटीसी लेंगे, और बाकी ये इंटरनल ट्रांसफर करके झोल कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा डिपार्टमेंट आज नहीं तो कल पकड़ लेगा? कैसे पकड़ेगा? इनपुट आउटपुट रेशियो निकालेगा ना कभी गवर्नमेंट, कि यार तेरे यहाँ पे 100 किलो जाता है, बाहर निकलता है 80 किलो ही या 60 किलो ही, 20 किलो ही, बाकी का किधर माल चला जाता है। और ट्रेडर हो आप, ऐसे भी नहीं कि मैन्युफैक्चरर हो कि रॉ मटेरियल आया था और उतना गायब हो। रॉ मटेरियल का भी गवर्नमेंट को रेशो पता है, अरे इतना सूख जाएगा तो इतना धागा बनेगा, उनको भी रेशो पता है। इतना धागा जाएगा तो इतना कपड़ा बनेगा, इतना कपड़ा जाएगा तो इतने शर्ट्स बनते हैं, दैट रेशो दे आल्सो नो। लेकिन वो गवर्नमेंट एक्शन, देखो मैं आपको फ्यूचर रेडी कर रहा हूं, गवर्नमेंट अभी एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि देखो लॉ कितना एडवांस बना हुआ है।
ये फ्रॉड गवर्नमेंट ने कवर किया होगा कि नहीं किया होगा? आपको क्या लग रहा है? अगर तुम्हारे जैसे शेमड़े बच्चों को भी ये फ्रॉड समझ रहा है तो कल तुम मार्केट में जाके इसका कंसल्टेंसी देना चालू कर दोगे। हाँ, कि मैं सर बताता हूं जीएसटी कैसे बचा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हाँ जाओ, जा रहे हो किधर, जीएसटी बचाना है तो आ जाओ इधर। हाँ, तो तुम जैसे लोग अगर फ्रॉड करना चालू कर देंगे तो फिर भैया कैसे चलेगा? कर रहे हैं लोग ये चीज, मैं ये नहीं बता रहा कि लोग नहीं, ये अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 7(1) पढ़ा नहीं ना, उन्होंने खाली 7(1) पढ़ा होगा। उनको ऐसा लग रहा है बिल मारूंगा पैसे आएंगे तो गवर्नमेंट पकड़ेगा। 7(1) क्या है? बिल नहीं होगा, ईवे बिल नहीं होगा, बिल नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, पैसे नहीं आए, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई हो गया है, माल जा चुका है। जिस भी दिन पकड़े जाओगे उस दिन मरोगे, और जब भी मरोगे तो विथ पेनाल्टी विथ इंटरेस्ट मरोगे, हो सके तो जेल भी हो सकती है। और हमेशा याद रखो, डिपार्टमेंट के घर में देर है अंधेर नहीं। फ्रॉड किया है, झूठ बोला है तो आज नहीं तो कल रिवील होगा। कुछ लोग देखो, कुछ लोग चोरी मजे के लिए करते, जैसे तुम लोग किसी के खेत में से आम तोड़ के लाते हो तो मजे के लिए, वो फ्रॉड नहीं है, वो भी चोरी ही है, लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ी सजा आपको नहीं होगी। क्या पकड़े भी जाओगे तो कोई तो डांट देगा मैक्सिमम, कोई बुजुर्ग ने पकड़ लिया तो एक आध कान के नीचे बजा देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, जेल बिल नहीं होगी। लेकिन बैंक में अगर तुमने कल एटीएम उठा के लाया तो आज नहीं पकड़ेंगे, कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे ना। तो चोरी भी करो तो उतनी ही करो कि दाल में नमक के बराबर। नमक की दाल बनाने जाओगे ना, बहुत महंगा पड़ेगा। मैं नहीं बता रहा कि नहीं कहीं दुनिया में चोरी होती ही नहीं, आई डोंट वांट टू से दैट, क्योंकि मुझे पता है होती है, लोग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? दाल में नमक के बराबर, मतलब दाल इतनी बनानी है तो नमक इतने सा डाल देते, थोड़ा सा ऊपर से, तो गवर्नमेंट भी माइंड नहीं करता उसको। तुम अगर इतना नमक डालोगे और इतनी डालोगे उसके ऊपर तो नमक की दाल नहीं बनती ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक्सेस करते। मरता कौन है? पहले कौन मरने वाला है वो बताओ। मरने के लिए तो ये दाल में नमक वाला भी मरेगा कभी ना कभी, लेकिन पहले गवर्नमेंट किसको मारेगा? जो नमक की ही दाल बना रहा है वो तो पहले मरेगा। वो कितना भी शाना रहने दो, कितना भी एडवांस रहने दो, कितने भी सीए बिटाने दो, एडवोकेट बिटाने दो, एआई बिटाने दो, कितनी भी टेक्नोलॉजी लगाने दो, 2 से 3 साल और दे आर गॉन। इतने लिटिगेशन ओपन होने वाले, क्योंकि किया सबने है। और अभी तक गवर्नमेंट अभी तक 7(1) के आगे नहीं आ पा रहा है। गवर्नमेंट अभी 7(1) को समझ रहा है। जिस दिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 7(1) समझेगा, मतलब जब इस सेक्शन में नोटिस आना चालू होंगे तो मरने वाले लोग। और इसकी एक नोटिस मैंने पढ़ी है, पुनीत के किसी क्लाइंट को आई, मतलब पुनीत के पास क्लाइंट है जिसको ये नोटिस आई है। इतनी डेंजरस लेवल पे नोटिस निकाली गई ना, उसका कोई रिप्लाई नहीं बनता, मतलब उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने प्रूव कर दिया है नोटिस में। 25 पेज की नोटिस है साहब, पूरा स्टोरी लिखा उन्होंने कि कैसे किया आपने, उन्होंने लिख के दी है। तो ऐसा मत समझो कि ये चालू हुआ नहीं है, हुआ है, बहुत हल्के लेवल पे किया है, क्योंकि ये सब पकड़ने के लिए बहुत एडवांस लेवल का नॉलेज डिपार्टमेंट को भी यूज करना पड़ता है। डिपार्टमेंट इज ऑल्सो यूजिंग प्रोफेशनल्स नाउ, कि पकड़ते हैं, चलो जिसकी चोरी हो उनको पकड़ना चालू कर देते। तो यस, चोरी हो रही है, पकड़ना चालू है, तो कौन से सेक्शन में पकड़ेंगे? तो वो सेक्शन आपको बता रहा हूं, 7(1) में पकड़े जाएंगे बहुत सारे लोग। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये क्लियर है? आगे चलो। तो ये रिलेटेड पार्टी के साथ होता है। अब अगला वाला सिचुएशन है, उसमें झोल नहीं बोल सकता मैं, लेकिन आईटी से मैनेज होने के लिए वो किया जाता है। आप मुझे बताओ, अपनी एक ब्रांच यहां पे, एक ब्रांच यहां पे है, ये दोनों अलग स्टेट में है, पहले तो मानते हैं। अपना एक कोल्हापुर में ब्रांच है, एक बैंगलोर में है ना। तो कोल्हापुर की ब्रांच ने बैंगलोर के ब्रांच को गुड्स दिए या सर्विस दी, ब्रांच टू ब्रांच है, कंसिडरेशन होगा क्या? नहीं, कंसिडरेशन, अरे एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर किया, यहाँ पे शॉर्टेज आ गया था और यहाँ पे एक्सेस था, तो इस ब्रांच ने उस ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर किया। कंपनी एक ही है, लीगल एंटिटी
एक ही है, ये मार्केट में बेचे क्या और ये मार्केट में बेचे क्या एक ही चीज है, लेकिन स्टेट अलग अलग हो गया ना। अरे भैया स्टेट अलग अलग हो गया तो आईटीसी किसके पास होगा, इधर आईटीसी होगा ना, क्योंकि परचेस इस ब्रांच नहीं किया था। और अभी जीएसटी कौन भरने वाला है, कर्नाटका। तो दो अलग अलग स्टेट हो गए। और आपको पता है जीएसटी में स्टेट में बहुत स्टेट वाइज जब आप काम करते हो तो मैटर चेंज हो जाता है, क्योंकि 50% ही सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना होता है, 50% तो स्टेट गवर्नमेंट को जाना होता है। तो आईटीसी महाराष्ट्र के पास और लाइबिलिटी कर्नाटका के पास ये मिसमैच नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या बोला, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है विदाउट कंसिडरेशन, ब्रांच ट्रांसफर है, इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, ब्रांच ट्रांसफर। फिर भी आपको क्या मानना पड़ेगा कि सप्लाई हुआ है और आपको इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, मतलब इसको सेल बिल मारना पड़ेगा और इसका परचेज बिल होगा। तो सर इससे होगा क्या, यहां पे आउटवर्ड लाइबिलिटी आ जाएगी, जीएसटी भरा जाएगा और उतना आईटीसी यहां बुक हो जाएगा, मतलब आईटीसी ट्रांसफर हो गया। जो आईटीसी महाराष्ट्र में था वो कर्नाटका में चला गया, तो जहां सेल होने वाला है वहां आईटीसी पहुंचा दिया आपने, बस वो पर्पज है, इसमें झोल का पर्पज नहीं है, आईटीसी सही ब्रांच पे जाए। सर ये इंटरस्टेट में ही ऐसा होता है क्या, इंटरस्टेट में पक्का होगा, क्योंकि इसका जीएसटी नंबर अलग है और इसका जीएसटी नंबर अलग है, पता है ना, वो तो आपको पता ही है ना, स्टेट कोड से जीएसटी नंबर चालू होता है। सर विद इन द स्टेट भी पॉसिबल है क्या, कि अपना कोल्हापुर और मुंबई, सर इन दोनों के बीच में हो रहा है, ये तो एक ही स्टेट है, कोल्हापुर वाला ब्रांच मुंबई वाली ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, सर यहां पे भी पॉसिबल है क्या, हाँ है, अगर इसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया और इसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है। आपको पता है विद इन द स्टेट भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है फॉर बेटर अकाउंटिंग पर्पज, क्लियर है। लेकिन अगर इनका रजिस्ट्रेशन सेपरेट नहीं है, रजिस्ट्रेशन एक ही है, ऐसे भी हो सकता है कि सेम ही रजिस्ट्रेशन है, खाली एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया आपने, एओबी होता है ना, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ पीपीओबी और एपीओबी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेम रजिस्ट्रेशन में अपने एडिशनल प्लेस दिखाया हुआ है, तो नंबर ही सेम है, नंबर सेम है तो आईटीसी उसी नंबर पे रहेगा और लाइबिलिटी भी उसी नंबर पे आएगा। ये डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट, इसका नाम है डिस्टिंक्ट पर्सन। मानो कि ये दो अलग अलग है, मैंने कल भी बताया था आपको, राधा और कृष्णा की स्टोरी बताई थी, वो दो अलग अलग है कि एक ही है, एक ही है ना राधा और कृष्णा, ऐसा उन दोनों का अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारे लिए वो एक है कि अलग अलग है। तो मानो कि वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि हमें उन दोनों की पूजा करनी है, राधा की क्वालिटी अलग है, कृष्ण की क्वालिटी अलग है, वैसे तो वो दोनों एक ही है, शिव शक्ति एक ही है, लेकिन पूजा जब करनी है तो पार्वती की वंदना अलग करनी है, शिव की वंदना अलग करनी है। वैसे ही मुंबई की ब्रांच और कोल्हापुर की ब्रांच एंटिटी एक ही है, लेकिन क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, मानो कि वो दोनों अलग अलग है। आपका एक कर्नाटका में ब्रांच है, एक महाराष्ट्र में ब्रांच है, मानो कि वो एक ही कंपनी के, लेकिन मानो कि ये दोनों अलग अलग है। डिस्टिंक्ट पर्सन, इसको क्या बोला, देखो डिस्टिंक्ट पर्सन मानना पड़ रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट मतलब समझ रहा है ना, अलग, इन दोनों ये है एक ही लीगली एक ही एंटिटी है, लेकिन मानो कि ये दो अलग अलग एंटिटी है जीएसटी में, जिसका रजिस्ट्रेशन सेपरेट है उसको हम अलग एंटिटी मानते हैं। और मान के क्या करेंगे सर, यहां से वहां जब माल जाएगा तो विदाउट कंसिडरेशन जाता है, क्योंकि आप ही की एंटिटी है, कौन से अकाउंट में डेबिट चढ़ाओगे और कौन से अकाउंट में क्रेडिट चढ़ाओगे, अपने ही अकाउंट में से अपने अकाउंट में कोई फंड ट्रांसफर करता है क्या, नहीं करता। तो इन्होंने बोला कि देखो फंड ट्रांसफर नहीं होता, हमें भी पता है, फिर भी आप क्या करो, क्या करो, इनवॉइस इशू करो, डीम सप्लाई मानो। क्यों माना जा रहा है, लॉजिक बता दो ना, आप लोग प्रैक्टिकली काम करते हो यार, ये प्रैक्टिकल कोर्स चालू है। आईटीसी सही जगह पे ट्रांसफर करना है, सही जगह मतलब कौन सी जगह, सर परचेस अलग ब्रांच में हुआ है, सेल अलग ब्रांच में हो रहा है, आप ही बता दो ना, आईटीसी कौन से ब्रांच में बुक होना चाहिए, जहां पे सेल होने वाला है उस ब्रांच में बुक होना चाहिए। तो इस ब्रांच ने जब इस ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर किए तो उसके साथ आईटीसी भी ट्रांसफर होना चाहिए, बस इसको उसके डीम सप्लाई बनाया गया। अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे लेकिन फिर भी आपको बिल मारना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये नॉर्मल सप्लाई है कि डीम सप्लाई है, डीम सप्लाई। थोड़ा एडवांस लॉ चालू है, देखो आप लोगों को थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन फिर आपको समझ में आना चाहिए। सर इसको टैक्स इनवॉइस भी कभी कभी नहीं बोला जाता, इसको डीसी बोला जाता है, डिलीवरी चालान बोला जाता है कि डीसी मारा है सर हमने। अकाउंटिंग में कभी कभी इसको क्या बोला जाता है, डीसी, डिलीवरी चालान के ऊपर सर जीएसटी। तो डिलीवरी चालान के बेसिस पे आईटीसी बुक होता है क्या, कोई अगर पूछेगा तो आपको होता है। टैक्स देखो आईटीसी के लिए टैक्स इनवॉइस का मैंडेटरी है, लेकिन डीसी के बेसिस पे भी क्या हो सकता है, जैसे डेबिट नोट करके होता है ना, डेबिट नोट पे भी टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट टैक्स इनवॉइस नहीं है, पहले 1 लाख रुपए का इनवॉइस जा चुका है, उसमें 20,000 रुपए ऐड करना है, तो नया इनवॉइस नहीं जाता, डेबिट नोट जाता है। तो मैं पूछता हूं
आईटीसी क्लेम करने के लिए कोर डॉक्यूमेंट क्या है, मेन डॉक्यूमेंट क्या है, तो आप बोलोगे टैक्स इनवॉइस। अब सवाल पूछेंगे अपार्ट फ्रॉम टैक्स इनवॉइस इज देयर एनी डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच आईटीसी कैन बी क्लेम? यस, डेबिट नोट है, और डेबिट नोट के आगे का एक आपको बता रहा हूं अभी, एक डिलीवरी चालान होता है। डिलीवरी चालान अगर आपके पास है तभी भी आप आईटीसी ले सकते हो। डिलीवरी चालान यूजुअली तब इश्यू होता है मार्केट में व्हेन इट इज अ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, बात इतनी बातें ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग ठीक है। चलो आगे।